प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। जब हम लोग वित्तीय संबंध पढ़ रहे थे और वित्तीय संबंध में हम लोग जो है यहाँ पे आ गए थे, केंद्र और राज्यों की विधियों में विरोध, ये सारी चीजें हो गई थी। वित्तीय संबंध भी हो गया था, ठीक है। कर राजस्व का वितरण भी हो गया था, ये सारी चीजें हो गई हैं। गैर कर राजस्व का वितरण भी हो गया था, ठीक है। गैर कर राजस्व का वितरण भी हो गया था। आपातकाल में वित्तीय संबंध कैसा होता है, ये सारी चीजें भी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब हमें भारत में केंद्र राज्य संबंधी कुछ प्रवृत्तियां देखना था, यानी कि भारत में केंद्र राज्य संबंध को लेकर क्या क्या मुद्दे जो है निकल के सामने आती हैं। मेंस के बिंदु जो है अब हमें देखने थे, पीटी के सारे बिंदु जो है हमने कवर कर लिए थे। चलिए तो डालिएगा एक टॉपिक, और जीएसटी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो वित्तीय संबंध के अंतर्गत ही जीएसटी भी आता है, ठीक है। जीएसटी कवर करा दूं, क्लियर है? तो मेंस वाला बिंदु देख लेते हैं, क्योंकि जीएसटी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा चुका हूं कई बार, ठीक है। ठीक है ना जी, कुछ लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, जीएसटी मतलब क्या ही दिक्कत है ना। चल भारत में केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां, ठीक है, यानी कि ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, ठीक है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां क्या रही है, ध्यान से समझिएगा। तो भारतीय समाज जानते ही आप लोग विविधता वाला समाज है, यहां लिख लीजिएगा, विविधता। ये क्या है? विविधता जो है भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है, की मूल विशेषता है। अब ये विविधता कई स्तर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अत्यधिक क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई, नस्लीय, जातीय, यानी कई आधारों पे विविधता होने के कारण हमारे देश में एकात्मक शासन पद्धति जो है कारगर नहीं हो सकती। क्योंकि एकात्मक शासन पद्धति का मतलब क्या है कि सबको एक जैसा आप ट्रीट कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, अनेकों आधार पे विविधता जो है देखने को मिलता है। इसी के कारण हमारे देश में एकात्मक शासन पद्धति जो है कारगर नहीं हो सकती। तो संविधान सभा की जो आरंभिक बैठक होती थी, तो आरंभिक बैठकों में यह बात स्पष्ट थी कि भारत की राज्य प्रणाली जो है, ठीक है, वो संघात्मक होगी, जिसमें राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता हासिल होगी। और उस दौर में इसे सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता था। जब हमारे संविधान निर्माता जो है इस विषय पे बात करते थे, तो इस विशेषता को, जिसमें राज्यों को क्या किया जाता था, पर्याप्त स्वायत्तता मिलती हासिल होगी, तो इसे वो लोग क्या कहते थे, सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता था। लेकिन संविधान सभा की जो चौथी बैठक हुई जुलाई 1947 तक, ये निश्चित हो गया था कि भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा। तो तब संविधान निर्माताओं को समझ में आने लगा था कि देखो आज पाकिस्तान बना है, अगर हमने राज्यों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दिया तो कल के डेट में पाकिस्तान जैसे अनेक पाकिस्तान बनेंगे, ठीक है। तब संविधान सभा की चौथी बैठक आते आते यानी जुलाई 1947 तक ये बात एकदम निश्चित हो चुका था कि भारत का विभाजन भी होगा और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश भी बनेगा। और इससे देश भर में ऐसा माहौल बना जिसमें सांप्रदायिकता और भाषाई क्षेत्रवाद के खतरे सिर उठाने लगे थे, यानी कि खतरे जो है बहुत ज्यादा दिखने लगे थे। और इन खतरों को देखते हुए संविधान सभा को अपनी नीति बदलनी पड़ी। यानी जो संविधान सभा ये सोचती थी कि हम राज्यों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद जो है संविधान निर्माता के स्टार्टिंग के फेज में ये लोग सोचते थे, चाहते थे, अब उनको अपनी इस नीति को त्यागना पड़ा। और अब वो क्या चाहते थे कि वो अब एक मजबूत केंद्र के पक्ष में जो है खड़े हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को डर था कि 500 से अधिक रियासतों के साथ अगर संघात्मक तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। संघात्मक तरीका मतलब क्या है कि राज्य को छोड़ दो स्वतंत्र, कुछ शक्ति अपने पास रखो और राज्य को स्वतंत्रता दे दो।
तो इनको डर था कि अगर संघात्मक तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा तो देश में बिखराव को रोकना असंभव हो जाएगा, और इसी दृष्टिकोण के तहत भाषाई राज्यों की मांग को यथासंभव टालने का प्रयास किया गया, और संविधान को भी उतना लचीला और विकेंद्रीकृत नहीं बनाया गया जितना पहले शुरुआती अधिवेशन में संविधान सभा का सोचा गया था। तो ये पहला मुद्दा आप लोगों को क्लियर है कि हमारे संविधान निर्माता क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से सोच रहे हैं। अच्छा, आज मेरी कुछ फोटो ज्यादा क्लियर आ रही है क्या? आज एक्चुअली जानते हैं रिंग लाइट लगा एक बड़ा सा, एकदम जो टिकटॉकर टाइप यूज नहीं करते हैं सब, इतना बड़ा 5000 का रिंग लाइट है। आज ही आया यानी अकेडमी से, मैं इसको लगाया हूँ, काफी मतलब फोकस मार रहा है, कुछ मतलब ज्यादा क्लियरिटी नजर आ रही है आप लोगों को? आना तो चाहिए, एकदम बड़ा सा आया है रिंग लाइट। आप लोग जो मार्केट में देखते हैं ना पतला पतला, वो तो एकदम साधारण रहता है, 200-300 का रहता है। ये वाला रिंग लाइट आया है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, 2 kg तो इसका वेट है, 1000 का केवल इसका स्टैंड है, इतना बड़ा रिंग लाइट है ये। मतलब कि सोचिए 50 वाट का इसमें बल्ब लगा हुआ है, आउटपुट इसकी 50 वाट के बराबर है, ठीक है। तो मतलब काफी ज्यादा ही नॉर्मली दिख रहा है, आंखें खराब हो गई है, ठीक है आपकी। चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक तो क्लियर है ना? सुंदर लग रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो गया ना? चल, तो ये था स्टार्टिंग मुद्दे की बात, यही मैंने बताया। अब देखिए, तो जितना सोचा गया था उतना नहीं बनाया गया। तो संविधान बनने के बाद भी केंद्रीकरण की ये प्रवृत्ति कम नहीं हुई, यानी एकात्मक मुद्दे डाल दिए गए थे। विकेंद्रीकरण जो है इतना नहीं बनाया गया जितना पहले सोचा गया था। तो संविधान बनने के बाद भी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है ये कम नहीं हुई, और कई कारणों से केंद्र का वर्चस्व बढ़ता ही गया। तो अब आप कहेंगे कि सर इसके कई कारण क्या थे, कि आखिर ऐसे कौन से कारण है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है, यानी केंद्र जो है मजबूत आज भी बना हुआ है राज्यों की तुलना में, इसके क्या कारण है? तो एक टॉपिक बना के यहां पे लिख लीजिएगा इस प्रकार से कि कई कारणों से केंद्र का वर्चस्व, ठीक है, बढ़ता ही गया, और इसके, ठीक है, कई कारण थे, जैसे पॉइंट नंबर 1, जैसे स्वाधीनता संग्राम में प्रचलित रहा राष्ट्रवादी मूल्यों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा, जो कि स्थानीयता की बजाय राष्ट्रीय एकता पे बल देता था। यानी जब भारत आजाद हुआ था, तो आप देखेंगे भारत की आजादी से लेके आखिरी तक, यानी अभी तक हम लोग क्या देखेंगे, केंद्र के नेताओं को बहुत तवज्जो देते थे, अपने देसी लोकल स्तर के नेताओं को कम तवज्जो देते थे, ठीक है। तो यही कारण है, एक कारण, कि स्वाधीनता संग्राम में प्रचलित रहा जो राष्ट्रवादी मूल्य का प्रभाव था वो लंबे समय तक बना रहा, जो स्थानीयता की बजाय राष्ट्रीय एकता पे बल देते थे। तो एक तो कारण ये था कि जिसकी वजह से केंद्र क्या रहा, मजबूत रहा। दूसरा कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशकों तक, ठीक है, देश में एक दलीय यानी कि कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा, जिसमें स्वाभाविक तौर पे एकात्मकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। जब एक ही पार्टी है, कोई दूसरा पार्टी टक्कर दे नहीं रहा है, तो पार्टी थोड़ी सी मनोबली हो जाती है कि हाँ ठीक है चलने दो, अच्छी है, केंद्र मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण कि हमारी राष्ट्रीय राजनीति लंबे समय तक मुद्दों की बजाय कुछ व्यक्तियों के करिश्मे पे केंद्रित रही। यानी कि आप स्टार्टिंग के देखेंगे, जब तक केंद्र कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी शासन में नहीं आई, तब तक आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष की राजनीति होती थी, यानी जनता क्या चाहती है, जनता की क्या आवश्यकता है, ये सब नहीं देखा जाता था। खुद नेता ये सोचते थे कि हाँ ये होना चाहिए, यानी कि आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, खुद नेता चाहते थे, करिश्मे पे केंद्रित रही, ठीक है, यानी कुछ व्यक्तियों के करिश्मे पे केंद्रित रही, जिससे उन व्यक्तियों के हाथों में शक्तियों का अभूतपूर्व केंद्रीकरण हुआ। बस में, यानी कि लोकल स्तर के नेता को कोई महत्व ही नहीं मिलता था, सीधे दिल्ली बात करो, बस में, ठीक। तीसरा कि अर्थव्यवस्था में समाजवादी सिद्धांतों की स्वीकृति के कारण योजनाबद्ध विकास पे बल दिया गया, जिससे योजना आयोग जैसी संस्थाओं और केंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इसी में आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों का भीतरी स्वरूप भी संघात्मक और लोकतांत्रिक ना होकर एकात्मक बना रहा, जिसने राजनीति में केंद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया। तो ये तमाम कारणों की वजह से आप देखेंगे कि संविधान निर्माता ने तो
केंद्रीकृत प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया ही था, वर्तमान में भी इन सब चीजों को जो है बढ़ावा मिलता रहा। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि केंद्र के वर्चस्व ने राज्य सरकारों के लिए निरंतर तनाव पैदा किया, जिसके कारण 1960 के दशक से राज्यों ने स्वायत्तता या अधिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी, और तब से लेके अभी तक केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण पे तनाव जो है कायम है। तो ये आखिर मुद्दे कैसे निकल के आए और ये मुद्दे क्यों क्रिएट हो रहे हैं, ये आपको समझ में आया, और क्यों आखिर केंद्र को मजबूत बनाया गया और वर्तमान में बना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी आपको समझ में आया। तो अब आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी मेंस में, केंद्र राज्य के तनाव के मुद्दे क्या है, बीपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र राज्य के बीच में तनाव के मुद्दे क्या है, और ये आगे अन्य एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि तनाव के प्रमुख कारण क्या होते हैं केंद्र राज्य के बीच में। तो अगला टॉपिक यहाँ पे डाल लीजिएगा, तनाव के प्रमुख कारण, और कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिएगा। तनाव के प्रमुख कारण, मेन कॉजेज ऑफ टेंशन। ठीक है, बताइएगा, क्लियर है यहां तक। जब पढ़ाने बैठता हूं तभी प्यास लगता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? सो गए हैं सब, लग रहा है सब सो गए। चार ही लोग जगे हुए हैं, तीन ही लोग जगे हैं, तीन ही लोग हैं क्या क्लास में? देखिए, तो संविधान लागू होने के समय से भारत की राजनीति में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की शक्तियां आपस में टकराती रही, और इसी के अनुसार केंद्र राज्य संबंध भी बदलते रहे हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इस पूरे दौर में केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाया है। तो ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, तो ऐसे लिख लीजिएगा कि ऐसे प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा जिसकी वजह से केंद्र राज्य संबंध में जो है तनाव देखने को मिलता है, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति तथा भूमिका उनकी। बस एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी लेके आ जाऊं, बहुत तेज प्यास लगा है, बस एक मिनट। देखिएगा, समझिएगा, तनाव के प्रमुख कारण। तो पहला कारण तो है राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका। कैसे, तो समझिएगा। तो सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर रहा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति और पदमुक्ति में
केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से निर्णय लिए हैं और मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को महत्व नहीं दिया है। तो राज्यपालों ने भी केंद्र के एजेंट की तरह राज्य सरकारों से बर्ताव किया है। तो उन्होंने कई बार विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है, जिसके कारण कई कानून तो दशकों तक स्थगित रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में राज्यपाल ने अपनी दलगत निष्ठाओं के आधार पर निर्णय किया है, ना कि तटस्थ रहते। तो केंद्र राज्य के मध्य में तनाव का सबसे प्रमुख और पहला कारण कौन सा निकल के आया? राज्यपालों की नियुक्ति और उसकी भूमिका। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। राज्यपालों की नियुक्ति और भूमिका। चल दूसरा देखते हैं। दूसरा मुद्दा जो कि केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में तनाव का हमेशा से कारण रहा है, और वो दूसरा मुद्दा खुद आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग। अब इसका कैसे दुरुपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 356 के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि यदि उसकी राय में किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत चलाया जाना संभव ना रहा हो, तो वो वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। और संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही इस प्रावधान का दुरुपयोग शुरू हो गया था। अभी तक उत्तर प्रदेश में और केरल में 9 बार, पंजाब में 8 बार और बिहार में 7 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। यानी इतनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में दूसरा तनाव का मुख्य कारण कौन सा है? आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। तो यहाँ पे कुछ मुद्दा लिखेंगे। एक केस आया था 1994 में, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। और इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कुछ सिद्धांत निश्चित किए, जिसके बाद इस अनुच्छेद का दुरुपयोग प्रायः बंद हो गया। हालांकि अभी भी राज्य सरकार और क्षेत्रीय दलों पर किसी न किसी मात्रा में इसका दबाव दिखाई देता है। तो राज्यों की प्रमुख मांग रही है कि इस अनुच्छेद को संविधान से हटाया जाए और इसमें व्यापक संशोधन किया जाए। तो ये आर्टिकल 356 की दुरुपयोग का जो है तनाव का सबसे प्रमुख कारण रहा है। ठीक है, और तीसरा कौन सा बिंदु है जी जिसकी वजह से तनाव देखने को मिलता है? सबसे इंपोर्टेंट पैसा। पैसा झगड़ा का सबसे बड़ा कारण रहता है। तो यहां लिख लीजिएगा, राज्यों की वित्तीय निर्भरता किस पे? केंद्र पे। अब आप सोचिए ना कि आपका बच्चा, ठीक है, आपसे पैसा मांगे कि पापा पैसा दे दो, मिठाई खाना है, और आप पैसा ना दो, बच्चा आप पे थोड़ा सा तो नाराज हो ही जाएगा। और आप ऐसा हमेशा करो तो बच्चा पक्का एक समय के बाद आपको पप्पा नहीं मानेगा, ठीक है, और नाराज ही रहेगा। होता कुछ ऐसा ही है। केंद्र की भूमिका पप्पा जैसी है और राज्यों की भूमिका लगभग बच्चों के जैसा है। तो बच्चे हमेशा कहते हैं पप्पा से कि पप्पा पैसा दे दो, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, और पप्पा कहते हैं कि नहीं देखो अभी पैसा इतने में काम चलाओ, तुम्हारी इतनी हिस्सेदारी है वगैरह वगैरह, और पप्पा पैसा टाल देते हैं, नहीं देते हैं। तो क्या होगा? तनाव तो होगा ना। तो यही है राज्यों की वित्तीय निर्भरता, कि राज्य अगर आपके ऊपर निर्भर हैं और आप उनको समय समय पे सही मात्रा में जितना वो चाहते हैं उतना पैसा नहीं देंगे तो तनाव तो होगा। तो इसी मुद्दे को पॉलिटी की भाषा में समझिए, ये तो मैंने व्यवहारिक भाषा था, पॉलिटी की भाषा में समझिए कि राज्यों को इस बात पे गंभीर आपत्ति रहा है कि संविधान में उन्हें जानबूझकर कम वित्तीय संसाधन दिए गए। ये पढ़ा चुका हूं 7वीं अनुसूची में, ठीक है, जबकि उनके दायित्व लगातार बढ़ते गए हैं। तो उन्हें इस बात की भी शिकायत थी कि केंद्र सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए करों की बजाय अधिभार यानी सरचार्ज लगाती है ताकि बढ़ी हुई आय का पूरा हिस्सा उसे मिले। और ये मैं इकोनॉमिक्स में समझा चुका हूं। तो कई बार तो अधिभार कई कई वर्षों तक लगातार लगा रहता है। तो ये राज्यों का क्या है? एक आरोप है और एक विवाद का मुद्दा है। तो यहाँ पे 80वां संविधान संशोधन 2000 आपको यहाँ पे पुट कर देना है कि 80वां संविधान संशोधन 2000 सन में हुआ और इसके माध्यम से राजस्व वितरण की जो नई प्रणाली शुरू की गई उसमें राज्यों की हिस्सेदारी पहले की तुलना में बढ़ गई। अब राज्यों पे पहले जितना संकट नहीं है, हालांकि अभी भी वे केंद्र पे निर्भर तो है, तो अभी भी मतलब विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो ये हो गया आपका तीसरा मुद्दा तनाव का। एक चौथा मुद्दा भी लिख लीजिएगा। चौथा मुद्दा है योजना आयोग से। अच्छा, अब यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नीति आयोग। पहले ये योजना आयोग था, अब नीति आयोग लिख लीजिएगा।
तो योजना आयोग यानी कि नीति आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। कैसे, समझिएगा। तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक संस्था है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश से बनी हुई यह संस्था व्यवहारिक रूप से इतनी ताकतवर है कि अधिकांश राज्य इसे अपनी विरोधी के तौर पर देखते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कुल वित्तीय आवंटन का अधिकांश हिस्सा अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदानों के तौर पर दिया जाता है, और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे की क्लासेस में। और ऐसे अधिकांश निर्णय नीति आयोग की सिफारिश से ही तय होते हैं। यानी कि नीति आयोग की भूमिका बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, जबकि ना ये संवैधानिक है और ना ये वैधानिक है, ये एक बस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा स्थापित एक संस्था है। ठीक है, तो राज्य जो है ना इसको सोचते हैं ये हमारा विरोधी है, ये हमारा हित नहीं चाहता है, क्योंकि भाई इसी के सिफारिश पे राज्यों को अनुदान दिया जाता है, विवेकाधीन अनुदान। ठीक है, तो इनको लगता है कि इसी की वजह से हम लोग को जो है अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता है। तो अधिकांश निर्णय नीति आयोग की सिफारिश से होता है, और वित्त आयोग की भूमिका सिर्फ गैर योजनागत मामलों तक सीमित रह गई है, जो कि संवैधानिक है। ठीक है, तो नीति आयोग में राज्यों का दखल नहीं के बराबर है, और राज्यों को इस बात से शिकायत है कि वित्तीय योजनाओं के मामले में उन्हें पर्याप्त महत्व जो है नहीं दिया जाता है। तो एक तो विवाद का मुद्दा नीति आयोग है, यानी योजना आयोग है। अभी सारा विवाद देख रहे हैं, लफड़ा देख रहे हैं, कौन कौन सा लफड़ा इनके बीच में। जब लफड़ा समाप्त होगा तो फिर हम क्या देखेंगे, समाधान भी देखेंगे। तो चिंता मत कीजिए कि सर इतने लफड़े हैं केंद्र राज्य के बीच में, देश कैसे चलेगा, देश चलेगा, सबका समाधान है। ठीक है, तो ये लफड़ा क्लियर हो गया। सब भाई हंस रहे हैं, क्या बात है भाई, काहे हंस रहे हैं आप लोग? हंसने का वजह क्या है जी? अगर हमें लेके हंस रहे होंगे तो बस कुटाई पक्का हो जाएगी, बता देते हैं। बताइए बताइए क्या दिक्कत है, काहे हंस रहे हैं आप लोग? लफड़ा क्लियर है ना? अच्छा, पापा वाला बात पे, ओ समझ गए पापा वाला बात पे, ओ मैं भूल गया था। देखिए, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। पांचवा भी बात देखिए, पांचवा कारण क्या है? पापा तो है ही, मतलब पापा वाली बात तो एकदम सही है, आप मानिए या ना मानिए, बात सही है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं पापा की जगह पे माता जी भी डाल सकते हैं, माता जी भी कम कंजूस नहीं होती हैं। हमारे पापा जो हैं, हम उनसे कुछ भी मांगते हैं, पापा तुरंत राजी हो जाते हैं, ठीक है कर दो, ले लो। मम्मी का क्या जरूरत है, अभी नहीं, बाद में। तो पापा की जगह पे माता जी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मोदी जी हैं इसीलिए थोड़ा माता जी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं देखिएगा, इंदिरा गांधी जी के समय में आप कह सकते थे माता जी वाला। देखिएगा, समझिएगा। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी जो है केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। कैसे? तो आर्टिकल 312 के तहत स्थापित अखिल भारतीय सेवाएं भी राज्य सरकारों के लिए तनाव का एक निरंतर कारण रहा है। ठीक है, तो राज्य प्रशासन के सभी उच्च पद जो हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के द्वारा ही भरे जाते हैं, जबकि इन अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और अंतिम नियंत्रण केंद्र के हाथों में होता है। जैसे एक आईएएस है, एक आईपीएस है, वो बिहार में तो कार्यरत है, ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन उसको दंडित करने का, उसको नियुक्त करने का, उसे प्रशिक्षित करने का, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। और वो सेवा कहां दे रहा है? बिहार में। अब नीतीश जी सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी से हम कुछ बदला ले लें, कुछ नहीं ले पाएंगे, बस ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो राज्य सरकारों को शिकायत है कि वे इन अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और इस कारण सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं जो है हमेशा क्या रहती हैं? केंद्र राज्य के मध्य में जो है तनाव का कारण रहती है। साफ समझ रहे हैं हम। चलिए, अगला मुद्दा लिखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में विवाद का। ये सब मेंस का बिंदु है बाबू, ये सब आंसर राइटिंग में पुट करना पड़ेगा आपको। अभी सीख लीजिए, अभी आंसर राइटिंग जब होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला तनाव का बिंदु है राज्य सूची के विषय पे केंद्र का दखल। लिख लीजिएगा, राज्य सूची के विषयों पे केंद्र का दखल। और ये दखल कब और कैसे होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि दखल होता है, आपको पता है, और ये दखल कैसे केंद्र राज्य मध्य क्या बोलते हैं, दबाव, तनाव का काम करता है। ठीक है, समझिएगा।
तो संविधान में केंद्र को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिसके आधार पर वो राज्य सूची के विषयों में भी पर्याप्त दखल दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 349 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति दे सकती है विशेष बहुमत से, पता ही आप लोगों को। और आपात की उद्घोषणा के दौरान भी संसद ही राज्य के लिए कानून बनाती है। तो राज्यों की मांग है कि संविधान से ये प्रावधान हटा दिए जाए, यानी राज्य सूची पे केंद्र की जो ये शक्ति है उसे हटा दिया जाए। तो केंद्र राज्य के मध्य में ये भी तनाव के बिंदु है। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ विधेयकों के लिए प्रावधान है कि वे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से जुड़े विधेयक या राज्य के भीतर व्यापार या वाणिज्य पे कोई नियंत्रण लगाने वाले विधेयक, ये सब जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आप अपने विधानमंडल में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, और राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है कि वह उस पर निरपेक्ष वीटो या जेडी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार तो राज्य विधेयक को 10-10 साल तक राष्ट्रपति के पास लंबित पड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सूची के विषयों पे केंद्र का दखल भी क्या है, केंद्र राज्य के मध्य में विवाद का एक सबसे बड़ा कारण है। एक और कारण देखिएगा, एक और तनाव का कारण देखिए, इसी में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए राज्य सूची वाले में ही, कि नीति आयोग भी एक तरह से राज्य सूची के विषयों में दखल देता है। वो राज्यों को राज्य सूची के विषय से संबंधित योजनागत खर्चों के लिए अनुदान देता है, लेकिन अनुदान की मात्रा इस बात से तय होती है कि राज्य सरकार किस हद तक नीति आयोग के निर्देशों का पालन करती है। यानी राज्य अगर नीति आयोग की बातों का पालन करती है तो नीति आयोग उसे खूब पैसा देगा, नहीं पालन करती है तो राज्य नीति आयोग कहेगा इसको पैसा मत दो, ये मेरी बात नहीं मानता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो राज्य सूची के विषय पे भी राज्य की नीतियां केंद्र द्वारा तय होने लगती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इसको ऐड कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट लिखिएगा, राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती। अब ये तो और खतरनाक हो गया जी, अभी तक तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस थे, अब तो केंद्रीय बल आ गए, सेंट्रल फोर्स आ गए। ठीक है, तो संविधान में साफ तौर पे बताया नहीं गया था कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना उसके भूभाग पे केंद्रीय बल यानी कि सेना यानी आर्मी और अर्धसैनिक बल यानी कि आपके बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, ये सब अर्धसैनिक बल है। ठीक है, तो सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए या आर्मी हो गया, इनकी तैनाती कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये हमारे संविधान में साफ तौर पे स्पष्ट था नहीं। तो पहली बार केंद्र ने केरल में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में, जब सेंट्रल जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल किया था, तो उस मामले से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को भेजा गया था, सीआरपीएफ को भेजा गया था, क्योंकि राज्य की सरकार उसे पर्याप्त सहयोग नहीं दे रही थी। आप पुलिस जानते हैं कितने सक्षम होते हैं, तो सीआरपीएफ उतार दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अर्धसैनिक बलों को भेजा गया था क्योंकि राज्य की सरकार उसे पर्याप्त सहयोग नहीं दे रही थी। तब से केंद्रीय बलों का मुद्दा जो है केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में तनाव का एक मेन कारण बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पुलिस क्या है, राज्य सूची का विषय है। तो पुलिस तो भाई राज्य सरकार कहेगी कि हाँ ठीक है करने दो विद्रोह, लेकिन केंद्र सरकार पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती है जी, बात समझ आया। तो वहां कौन आते हैं, सीआरपीएफ उतार देते हैं, चलो बबुआ आ जाओ मैदान में। ठीक है, तो ये केंद्रीय बलों की तैनाती भी जो है केंद्र राज्य के मध्य में जो है तनाव का कारण होता है। तो केंद्र सरकार का तर्क भी है कि संविधान का आर्टिकल 355 उसे ये शक्ति प्रदान करता है। क्या कहता है आर्टिकल 355 कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इसी आर्टिकल का हवाला देकर केंद्र सरकार क्या करती है, सीआरपीएफ आर्मी जिसे चाहे उतार सकती है कि आओ बबुआ हम तुम्हें ठीक करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 355 कहता है। ठीक है, तो इसके विपरीत राज्यों का दावा है, राज्य क्या कहते हैं कि चूंकि लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र को केंद्रीय बलों की तैनाती का कोई अधिकार नहीं है। तो इन दोनों में टकराहट होते रहती है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। लड़ने दीजिए, अभी हम इनका देखेंगे समाधान क्या है। ठीक है, तो ये जब लड़ाई हो रहा था तो इसको ध्यान में रखते हुए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में इसी केंद्रीय बल को लेकर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और संविधान में आर्टिकल 257A जोड़ा गया, जिसमें उपबंध था कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो केंद्र सरकार वहां केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर सकती है। बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में और इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया। तो वर्तमान स्थिति यही है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 355 केंद्रीय संपत्ति की सुरक्षा के नाम पे किसी राज्य में केंद्रीय बलों को भेज सकती है। ठीक है, तो मतलब ये अभी राजनीतिक पार्टी का भी मुद्दा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या समझ में आ गया होगा। तो ये तमाम विषय हैं। अच्छा, एक और विषय लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक और तनाव जिसे लिख लीजिएगा आप लोग अन्य। सोचिए, झगड़ा इन दोनों के बीच में होने के इतने कारण हैं, अन्य मुद्दे डाल लीजिएगा अन्य। अब ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, एक साथ बता रहे हैं। तो कुछ अन्य मुद्दे भी राज्यों को शिकायत रही है, जैसे कि जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं
उनके साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है। यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में किसी और सरकार है, तो ऐसा कहा जाता है राज्यों के द्वारा कि आप हमें कम पैसा देते हो दूसरे राज्यों की तुलना में। तो जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकार होती है उनके साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है, राज्य हमेशा ये आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जिस क्षेत्रीय दल से समर्थन की उम्मीद होती है, उस दल द्वारा शासित राज्यों को विशेष अनुदान दिए जाने के उदाहरण भी दिखते रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो विवाद के कारण बनते हैं। क्योंकि संचार केंद्र सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग अपने हितों के अनुसार करती है। ठीक है, आज जिस समय दूरदर्शन पे सरकार का एक अधिकार था और निजी चैनल नहीं थे, उस समय यह शिकायत सबसे ज्यादा प्रबल रूप में सुनी जाती थी। ठीक है, क्योंकि मीडिया पे केवल केंद्र सरकार के ही बोलबाला आते थे, सिर्फ दूरदर्शन ही होता था। लेकिन अब तो अनेकों मीडिया है, आप कहीं और सुनिए। लेकिन पहले दूरदर्शन जो है क्या था, भारत सरकार के तहत चलता था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका एकाधिकार दिखता था। फिर से वो भी एक मुद्दा था 256 आर्टिकल 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्यों को कई बार ऐसे निर्देश देती है जो राज्य सरकार की स्वायत्तता को बाधित करते हैं। तो यदि राज्य सरकार इन निर्देशों को ना माने तो अनुच्छेद 356 के तहत इनको खतरा मंडराता रहता है कि कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए। और ये भी आर्टिकल पढ़ा चुका हूं 256 257 क्या कहता है। ठीक है, और कुछ मामलों में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग स्थापित किया है, जिसे राज्यों ने अपनी स्वच्छता पे हमले की तरह माना है। तो कुल मिला के ये तमाम मुद्दे जो हैं केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में तनाव के प्रमुख कारण है। और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा था। बताइए, और ये मैं अभी आपको बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कई वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, ये मुद्दा मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई बार पढ़ाया हूँ। और बीपीएससी मेंस में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जब तक हल नहीं होगा पूछा ही जाएगा। तो ये क्लियर है, तनाव के प्रमुख कारण ये मेंस का पूरा मुद्दा था। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे एक समरी टाइप का कि केंद्र राज्य संबंधों का स्वस्थ रहना संघात्मक ढांचे के दीर्घजीवी होने के लिए अनिवार्य शर्त है। भारत का संवैधानिक इतिहास बहुत लंबा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि अभी केंद्र राज्य संबंध पूर्णतः परिपक्व और स्थिर नहीं हुए हैं। यानी कि अभी आप लोग बच्चे हैं, मतलब कि केंद्र और राज्य अभी बच्चे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में केंद्र में गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति के अस्थायी हो जाने के कारण राज्यों की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। लेकिन जैसे ही 2014 में दोबारा से मोदी जी आए हैं, ये तनाव फिर से बढ़ गया है। तो सरकरिया आयोग, पूंजी आयोग जैसे विशेषज्ञ मंचों से ये बात बराबर उठती रही है कि अंतरराज्य परिषद, अन्य संवैधानिक निकायों का समुचित प्रयोग करके केंद्रीय राज्य संबंधों को पटरी पे लाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि असंतुष्ट राज्यों को लंबे समय तक जबरन संघ में बांध कर रखना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। तो भारत के बहुलतावादी समाज के लिए संघात्मक राज्य व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती है और उसकी परिपक्वता के लिए राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये हमने तनाव के कारण बताए और इसके साथ हमने एक छोटा सा निष्कर्ष बताया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्र राज्य के मध्य के बीच में तनाव का मूल्यांकन कीजिए, तो आप ये मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका केंद्र राज्य संबंधों का जो है आखिर ये ऐतिहासिक विकास कैसे होता है और ये कैसा विकास हुआ है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, फिर इसका समाधान देखेंगे। क्लियर है? सारा खेला बता दिया, फिर भी सिंपी जी कह रही हैं कि दोनों हाथ में लड्डू। अरे यही होता है भाई, आप जब नहीं पढ़िएगा आखिर ऐसा क्यों किया गया। अभी अभी बताया था कि संविधान निर्माता ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की वजह से जो समस्याएं निकल के आई, तो संविधान निर्माता डर गए कि देखो भैया आज पाकिस्तान बना है, अगर हमने राज्यों को दे दिया ये सारी स्वतंत्रताएं तो बस हो गया। इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आप सोच के देखिए ना कि ये सारी चीजें ऐसी ना होती जैसे वर्तमान में है, अगर इसको राज्यों के हिसाब से कर दिया जाए तो देश की स्थिति क्या होगी। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, खत्म हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, ऐसे ऐसे लोकल स्तर पे नेता बैठे ना, ऐसे ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते क्या से क्या कर देंगे। बेच देंगे अपना राज्य पाकिस्तान वाले को जाके, लो भैया ये बिहार ले लो, इतना पैसा दे दो, हम चले स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नेता हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिहार का, अनेक राज्य में अनेक ऐसे कपटी, मतलब व्यक्तिगत हित दिख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तनाव इतना ज्यादा होना चाहिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन पूर्णतः ये गलत भी नहीं है और ये पूर्णतः सही भी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो अब एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये टॉपिक पूर्णतः यूपीएससी का है। बता देता हूं, जब सब पढ़ लिए तो इसको क्या छोड़ेंगे। चलिए, ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है लेकिन है बहुत खतरनाक, यानी ये आपको आईआर में हेल्प करेगा। यहां लिख लीजिएगा, केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास। बताइए, एक स्टूडेंट है हमारी, इस समय मैसेज कर रही है, जब क्लास चल रहा है तब।
ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा मैं अभी इसको बताता हूं, थोड़ा सा एक जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे हम लोग जो पढ़ रहे थे, केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, पूछना है कुछ? कुछ पूछना है बताऊं? स्टार्ट करूं? बड़ा टॉपिक देख के ना डर लगता है स्टार्ट करने में, ये इतना ना बड़ा है कि क्या बताऊं इसको। चलिए बताता हूं, बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। देखते हैं केंद्र राज्य संबंध का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, आखिर ये किस किस स्तर से इनके बीच में जो तनाव आपने देखा, ये तनाव कोई एक दिन का तनाव नहीं है, एक दिन में ये सारे तनाव नहीं उत्पन्न हो गए, एक लंबा कालखंड रहा है जिसके मध्य में ये सारे तनाव जो है विकसित हुए हैं, ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय से केंद्र और राज्यों के संबंध बदलते रहे हैं। दोनों के संबंध कैसे होंगे ये मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र की सरकार कितनी मजबूत है। अगर केंद्र की सरकार बहुत मजबूत होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो राज्यों की वाट लगा देती है। अगर केंद्र की सरकार राज्यों के लोकल गवर्नमेंट से मिलकर बनी है तो फिर राज्य हावी रहते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संविधान लागू होने के समय से लेकर केंद्र राज्यों के संबंध जो है हमेशा बदलते रहे हैं, क्योंकि सरकारें बदलती रही हैं। तो दोनों के संबंध कैसे होंगे ये मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र की सरकार कितनी मजबूत है। तो अगर केंद्र की सरकार एक दल की है तो उसके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, यानी पूर्ण बहुमत है, तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र का वर्चस्व बढ़ जाता है। और ठीक इसके विपरीत अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार है, मनमोहन सिंह वाली जैसी, तो गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की प्रभावी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक तौर पर राज्यों की सौदेबाजी जो है की शक्ति बढ़ जाती है कि देखो भैया हमें रेलवे मंत्रालय दे दो, नहीं तो हम पार्टी से समर्थन खींच लेंगे, हमें मिनिस्ट्री दे दो ये वाला, नहीं तो हम पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। तो सौदेबाजी की जो है शक्ति बढ़ जाती है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निजी व्यक्तित्व का प्रभाव भी इन संबंधों पे पड़ता है, यानी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा व्यक्तित्व है इन संबंधों पे जो है प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि किसी राज्य विशेष में संसाधन, उद्योग इत्यादि की क्या स्थिति है, ये भी संबंधों को देखाना संबंध डिसाइड करता है। किसी राज्य का सामरिक दृष्टि से उस राज्य का क्या महत्व है, धार्मिक, नस्लीय, जातीय दृष्टि से उस राज्य का समुदाय मुख्य धारा से कितना जुड़ा है। तो ये सभी पक्ष भी केंद्र राज्य संबंधों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि ये सभी पक्ष मिलकर ऐतिहासिक विकास जो है केंद्र राज्य संबंधों का तैयार करेंगे। यहां तक बातें समझ में आई मेरी? तो अगर यहां पे एक एडिंग बना लीजिएगा, अगर ठीक है स्वाधीनता के बाद से केंद्र राज्य संबंधों के विकास का अध्ययन करें तो उसे कुछ काल में या कुछ कालों में बांट कर देखा जा सकता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये विकास कैसे हुआ, ये विकास का आधार क्या था मैंने आपको बता दिया, और ये कैसे इसको हम बांट सकते हैं ये आपको अब समझना है कि अगर स्वाधीनता के बाद यानी अंग्रेजों से आजादी के बाद केंद्र राज्य संबंधों के विकास का अध्ययन करें तो उसे कुछ कालों में बांटकर देखा जा सकता है। तो पहला काल यानी पहला दौर देखेंगे हम लोग, कब वाला, 1952 से लेके 1967 का दौर, कि इसमें केंद्र राज्यों का संबंध कैसा था, ठीक है। यानी फेज ऑफ 1952 से लेके 67, पहला हमारा लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था 1952, ठीक है, कि इसमें क्या स्थिति रही केंद्र राज्य संबंधों का। फिर हम दूसरा फेज देखेंगे कब, 1967 से लेके 1971 का दौर, जब इमरजेंसी वाला स्थिति आता है। तो 1971 के बाद वाला कौन सा दौर आएगा, इसके बाद आएगा 1971 से 77 का दौर, 77 के बाद आएगा 77 से 80 का दौर, फिर 80 से 79 का दौर आएगा, 89 का, फिर 90 से लेके वर्तमान का दौर आएगा, ठीक है। 90 से आगे जो है वर्तमान का दौर आएगा, माने 1989 से लेके अभी तक का दौर, जब नई आर्थिक नीति को अपना लिया गया। तो इतने चरणों में इसको हम बांट के देखेंगे। तो ये बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, माने ये लास्ट टॉपिक है आपका, कुल मिला के अगर आप समझेंगे तो ये सबसे लास्ट टॉपिक आपका होने वाला है, ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला। और इसमें आपको सारे पुंसी आयोग, सरकरिया आयोग, ये सारे आयोग आते जाएंगे इसी टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करें, कम से कम आज एक दौर तो देख ही लेते हैं, 1952 से 67 का दौर देख लेते हैं, बाकी 67 से आगे वाला 71 वाला दौर कल देख लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, तैयार हैं? एक दौर तो देख ही लेंगे। एक दौर देख लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं तो ऊर्जा पूरी तरीके से भरपूर है, और रात का टाइम है, इसके बाद कोई क्लास रहता नहीं है,
तो टाइम का सेकंड महत्व है नहीं, तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। चल, बस एक गर्मी का उपाय हो जाता तो कितना अच्छा होता, बट कोई ना, ठीक है, जीवन में थोड़ा कष्ट भी जरूरी है। देखिए, तो 1952 से 67 का जो दौर है उसे केंद्रीकृत संघवाद, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का दौर कहा जाता है। तो इसको एक नाम दे दीजिए, इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है बाबू, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कहते हैं यार पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लिए लेकिन साला दिमाग में नहीं काम करता है कि सवाल पूछा कहां से जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का दौर खत्म हो गया बाबू, ठीक है। अब दौर आ रहा है थोड़ा ढंग से पढ़ने वाले लोगों का। अब जो कह रहे हैं ना, अब लक्ष्मीकांत का दौर खत्म हो चुका है, माने फिर भी अभी भी उसकी भूमिका बनी हुई है, कई उस किताब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मतलब अब लक्ष्मीकांत से काफी अच्छा कंटेंट जो है टीचर महोदय लोग दे रहे हैं, मैं ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है इस समय। तो आप लोग थोड़ा लक्ष्मीकांत पे अपनी डिपेंडेंसी कम करके पढ़ाई इस तरीके से करना सीख लीजिए। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है। तो 1952 से 67 का दौर जो है इसे केंद्रीकृत संघवाद यानी सेंट्रलाइज्ड क्या कहा जाता था? फेडरलिज्म का दौर कहा जाता था, ठीक है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी कि केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, लोकल स्तर पे भी यानी सभी राज्यों में भी और लगभग केंद्र में भी। तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। अपवाद के रूप में सिर्फ केरल जैसे कुछ ही राज्य थे जहां किसी अन्य दल का शासन कायम हुआ था, ठीक है। तो इस पूरे दौर में एक दलीय प्रभुत्व के कारण केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था दलीय आधार पर ही चलती रही, यानी दल प्रमुख होता था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर होने वाले फैसले ही केंद्र और राज्यों के संबंध जो है निर्धारित करते थे, ठीक है। तो जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी उन पर राज्यपालों के माध्यम से दबाव बनाया जाता था और कभी कभी उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था। बाबू मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, यही पॉलिटी है, यही सच्चाई है। तो अगर कोई कांग्रेस का यहाँ पे व्यक्ति होगा या बीजेपी का, बाबू ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी पार्टी विशेष को सहयोग नहीं करता हूं, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं देता हूं, मेरा वोटर आईडी अभी तक नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो आई हैव नो वोटर आईडी, ध्यान रखिएगा, मैं वोट भी नहीं देता हूं, तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन भी नहीं करता हूं। तो मैं यहाँ पे टीचर की भूमिका में, वो मेरा काम है सच्चाई से आपको पढ़ाना। तो कभी ये मत सोचिएगा सर देखो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, सर देखो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। बाबू मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, शांति से पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़िएगा, अपनी पूर्वाग्रह को ग्रसित मत होइएगा, ठीक है, समझिएगा। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर होने वाले फैसले क्या होते थे? केंद्र और राज्यों के संबंध जो है निर्धारित करते थे, और जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी उन पर राज्यपाल के माध्यम से दबाव बनाया जाता था और कभी कभी तो उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था। तो 1959 में केरल की वामपंथी सरकार की बर्खास्तगी, अभी मैंने बताया था कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जब वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी इस दौर में, तो उसे भी बर्खास्तगी जो है इसी का उदाहरण है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1952 से लेकर 67 का दौर कैसा था केंद्र राज्य संबंध को लेकर। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अरे कूलर है, चलाते नहीं है, बहुत आवाज करता है, नॉइज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला दौर क्लियर है, पहला दौर एकदम छोटा सिंपल आराम से निपट गया, ठीक है। तो जो मैंने बताया ना, आप गूगल करेंगे ना ये सारी चीजें निकल के आएंगी, आप गूगल करिएगा, लिखिएगा 1962-57 का दौर में केंद्र राज्य का संबंध कैसा था, तो निकल के आएगा। तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है, ऐसी ही स्थिति थी। तो अगर कोई किसी को लग रहा होगा कि सर कांग्रेस की पार्टी की बुराई कर रहे हैं, बाबू सच्चाई है, बुराई नहीं। अभी बीजेपी वाले को भी लेंगे हम, आने दीजिए 1989 में, तो बीजेपी वाले का भी दिन आएगा, ठीक है। वक्त वक्त की बात है, सारे दौर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, मुझे मेरे लिए सब एक समान है। चल दूसरा आते हैं 1967 से लेके 71 का दौर। अच्छा 2 ठो तो कंप्लीट हो जाएगा जी, दूसरा देख लेते हैं, तीसरा कल देखेंगे, ठीक है। यानी कि फेज ऑफ 1967 से लेके 71, ठीक है, इसमें केंद्र राज्य संबंध कैसे थे देखिएगा। तो 1967 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि अभी तक क्या रही थी, उसी का प्रभुत्व रह रहा था। लेकिन 1967 में जो आम चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस की स्थिति जो है कमजोर हुई। तो केंद्र में तो किसी तरीके से उसकी सरकार बच गई, केंद्र की सरकार बन गई, लेकिन 17 में से 9 राज्यों में केंद्र कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार जो है स्थापित हो गई। 17 राज्यों में से कितने राज्यों में? 9 राज्यों में, उस समय 17 राज्य थे, और कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई? 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हो गई। तमिलनाडु में एम करुणानिधि और उड़ीसा में बीजू पटनायक जैसे नेताओं ने सरकार बनाई, तो पंजाब में अकाली दल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के संयुक्त मोर्चे ने जो है सत्ता हासिल की। कुल मिलाकर गैर कांग्रेसी प्रभुत्व जो है अब स्थापित हो रहा था।
तो एक दलीय वर्चस्व कम होने का स्वाभाविक परिणाम था कि राज्यों का पक्ष जो है मजबूत होने लगा, ठीक है। और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गैर कांग्रेस के थे, तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने राज्य सरकारों की स्वायत्तता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। और इस समय केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारों ने केंद्र राज्य संबंधों का ढांचा सुधारने के लिए कुछ आयोग और समितियों का गठन किया, और उसी को अब हम ध्यान से समझेंगे। तो 1967 में जब गैर कांग्रेसी सरकार का आगमन हुआ राज्यों में, तो अब ये क्या चाहेंगे, अब ये राज्यों को मजबूत करने का मुद्दा उठाएंगे, स्वच्छता का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। और इस समय केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारों ने क्या किया, केंद्र राज्य संबंधों के ढांचा को सुधारने के लिए कुछ आयोग और समितियों का गठन किया। नीचे लिखिएगा, जिसकी संक्षिप्त चर्चा निम्नलिखित है। तो इसी में एक सुधार आयोग आता है जिसका नाम है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू ये, ठीक है। एआरसी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी कि इस आयोग का गठन किस लिए किया गया, जब ये राज्यों का वर्चस्व स्टार्ट हो गया तो कुछ मैंने अभी बताया कि क्या किया गया, कुछ आयोग और समितियों का गठन किया गया, और उन्हीं की हम संक्षिप्त चर्चा देख रहे हैं, जिसमें से हमने पहला बताया प्रशासनिक सुधार आयोग। और अब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तो इस आयोग का गठन तो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कर दिया गया था, 1966 में ही। लेकिन 1967 के बाद इसका महत्व जो है बढ़ गया, ठीक है, इसका महत्व बढ़ गया। तो मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने के, ठीक है, और क्या नाम है इनका, अनु मंथैया, ठीक है, अनु मंथैया इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे और अनु मंथैया जो है इसके अध्यक्ष बने प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 1969 में आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें की गई थी। 1969 में क्या आया, इसका रिपोर्ट आया। 1966 में गठन हुआ, महत्व 1966 में बढ़ गया। 1969 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है, रिपोर्ट जो है इसने प्रस्तुत किया, और इसमें टोटल 22 सिफारिशें की थी। कितने सिफारिशें की थी, 22 सिफारिशें जो है की थी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट पे अमल नहीं किया, यानी केंद्र सरकार ने कहा बाहर में जाओ, मतलब कि इसने 22 सिफारिशें की और केंद्र सरकार ने कहा ठीक है हटाओ इसे, हमें नहीं करना इसको लागू। तो 22 सिफारिशें क्या क्या थी, तो लंबी कहानी है, कल करेंगे। 22 सिफारिशें क्या क्या थी, कल करेंगे, ठीक है। तो आपका एक काम है, एआरसी सुधार आयोग 1967, इसको पढ़ के आइएगा, ये आपका होमवर्क है।